वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एडुचर शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें सारे सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, क्रेडिट सोसाइटीज़ हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, इवन अगर आपका पर्सनल अकाउंट भी रहेगा तो भी आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट निकालना या फिर अकाउंट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना कितना सेफ़ है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। ये जानना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, मतलब एक पीएमसी बैंक, उसके बाद और भी कई बैंक्स जिसने आरबीआई ने वहाँ पे कुछ निर्देश जारी किए। और अगर आपकी रिसेंटली अभी देखोगी तो गए हफ्ते की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें कई सारी सोसाइटीज़ का भी अकाउंट है, कई सारे पर्सनल अकाउंट्स भी है और ये अमाउंट ब्लॉक हो गया है। ऐसा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि बैंक का आगे जाके क्या होगा, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट से वो लोग जो फेस कर रहे हैं, उस पे हमें लगा कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लाइंट है जो अभी ये इशू फेस कर रहे हैं, उनकी ह्यूज अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्टेड थी, तो हमें लगा कि बाकी दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहिए। तो लोग क्यों प्रिफर करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए? अभी ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक की सर्विस एकदम ख़राब है, बल्कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बैंक्स का अगर मैं नाम लूँ तो वहाँ पे जिस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उससे कई अच्छी लेवल की सर्विस कोऑपरेटिव बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सबसे उनका बड़ा पर्पज़ ये रहता है कि कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। अगर आप उस बैंक में जाओगे तो मैनेजर ईज़िली उसका नंबर आपको दे देगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, ये डायरेक्टली दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाओगे तो वो कभी भी अपना खुद का नंबर देंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं वो सब करने की। वो आपको कहेंगे लैंडलाइन पे कॉल करना, उठाया जाएगा, फिर आप बात करना। इस तरीके से उन लोगों का बिहेवियर होता है। वो कंप्लायंस मैनेजमेंट में उनका फोकस रहता है कि जो भी गवर्नमेंट ने उनको निर्देश जारी किए हैं उसके बेसिस पे उनको काम करना है। तो कस्टमर को आना है, कस्टमर आने वाला है, ये उनको पता है। तो इसके लिए वो उतना कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में कभी जाते नहीं और उनके चेहरे पे वो दिखता भी नहीं। सेकेंडली, कोऑपरेटिव बैंक का फ़ायदा ये होता है कि पर्सनलाइज सर्विस देते हैं ये बैंक्स। अगर आपको कुछ भी चाहिए या आपको कुछ भी फेवर चाहिए या अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो ये बैंक हमेशा आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देगा। इवन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोकल रहते हैं, तो इसके लिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं उनसे और अपना जो रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कि अगर फॉर्म भरने हैं, कुछ मुझे पूछना भी है, तो वो लोग हेल्प कर देते हैं ईज़िली। जबकि आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओगे तो वो लोग कुछ नहीं बताएँगे आपको, काउंटर पे रखा है आप ले लेना बस, ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाएगा। इवन उनके यहाँ पे फीडबैक का सेक्शन रहता है, आपको फीडबैक देते रहना है, बट वो फीडबैक के कुछ आंसर होगा या कुछ एक्शन होगा, इससे कुछ आपको लेना-देना है नहीं, मतलब वो बैंक देगी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लोग आएँगे। अगर हम नहीं भी फीडबैक देंगे, नहीं पे उस पे एक्शन लेंगे, तो भी लोग आने वाले हैं, इसकी गारंटी उन लोगों को है। कोऑपरेटिव बैंक और क्या एक अच्छी सर्विस देती है कि डिजिटल कनेक्टिविटी रखती है। मोबाइल पे बैंक स्टेटमेंट्स भेजना, ईमेल पे इजीली आ जाता है। इवन बहुत सारे फीचर्स है जिसको यूज़ करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने अकाउंट्स को। सो हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी ये फैसिलिटी देते हैं। इवन कई बैंक में अभी ये भी फैसिलिटी है कि वह उनके ऐप के थ्रू आप बिल जनरेट कर सकते हो, पेमेंट डायरेक्टली अपलोड होगा आपके अकाउंट में, ताकि आपको जो अलग से अगर जो ट्रांज़ैक्शन करनी है, मतलब अलग से आपको बैंक रिको करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन आपको जो चेक डिपॉज़िट करने के लिए जाना है उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारी सर्विसेज़ ये बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अभी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अभी लोगों को दे रही है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज़्ड बैंक उतने लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। कोई बैंक्स है जो अभी अपने ऐप्स उन्होंने दिए हैं और कुछ सर्विसेज़ वो लोग प्रोवाइड करें, लेकिन अभी तक लिमिटेड इनोवेशन है, उतना इनोवेशन उनका नहीं हुआ है। तो इसके लिए लोग क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और एक इनका बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लोअर फ़ीस रहते हैं सर्विसेज़ पे। अगर लोन लेना है तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अगर आपको एफडीज़ रखना है तो वो बहुत अच्छा
आपको एफडीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफ़र करेंगे। और इवन अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक चेकबुक का सर्विस, ये हमने देखा है कि चेकबुक भी अगर हाउसिंग सोसाइटी अप्लाई करती है तो ये लोग 100 रुपीज़ या मिनिमम बहुत कॉस्ट उनकी रहती है, 90 या 100 रुपीज़। लेकिन वही आप अगर नेशनलाइज बैंक में अप्लाई करते हो एक चेकबुक के बाद, तो उसमें 275 तक या 270 तक वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन देखोगे तो नेशनलाइज बैंक थोड़े हायर रेट देती है सर्विसेज पे, जबकि कोऑपरेटिव बैंक एकदम इजीली सर्विसेज देती है। ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बिल्टअप होने में बहुत हेल्प करता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स। तो उसकी वजह से लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, और गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज़ वगैरह स्कीम्स भी अवेलेबल रहते हैं, जिसमें वो अ, उसकी वजह से इन कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत फ़ायदा होता है और वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे बैंक्स में अकाउंट ओपन करें तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी ज़्यादा मुनाफा दे रहा है तो उसमें तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओ और आपको उसका नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको घाटा होने के चांसेस है, मतलब कभी आपका मुनाफा होगा, कभी आपका घाटा होगा। तो ये सारे रिस्क को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करनी चाहिए। और कैसा है कि आरबीआई का सुपरविजन तो रहता ही है कोऑपरेटिव बैंक्स पे, ऐसा नहीं है कि मनमानी होती है। इनका सुपरविजन रहता है, इवन इनका ऑडिट्स भी होता है, लेकिन कैसा है कि इनका ऑडिट जो है वो साल में एक बार होता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ फ्रॉड हुए भी है या अगर कुछ फेल्योर हुआ भी है, कुछ पेमेंट्स ऐसे भी है कि नहीं दिखे हैं या कुछ मैनेज भी हुआ है, तो वो इजीली सामने नहीं आता है जब तक कि वो इशू कोई रेज नहीं करे, या फिर आरबीआई के ऑडिट में अगर ये कहीं पे क्लिक ना हो अपने आप, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। और एक मेन फैक्टर क्या रहता है कि जितने ये कोऑपरेटिव बैंक्स है इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब कोई ना कोई नेता इस कोई ना कोई बैंक से कनेक्टेड रहता है, वो आइदर वो चेयरमैन पोजीशन पे रहेगा, चाहे वो ट्रस्टी रहेगा, वो बैंक ही उसी की रहेगी, ऐसे भी होता है। तो उसका इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होता है, वो हायर पोजीशन पे अपने ही लोगों को बिठाता है, कि जिसकी वजह से होने का फ्रॉड होने का चांसेस होता है। मैं यहाँ पे चांसेस वर्ड यूज़ करूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग ऐसे ही हैं, बट होने के चांसेस होते हैं। और जिसकी वजह से फिर अ, लोग फंसाए जा सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, ऐसा सारा हो सकता है। और जिसकी वजह से फिर कस्टमर लोगों को ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। और अभी जो करंटली जो इश्यूज है कि लिक्विडिटी का इशू बैंक्स का आ सकता है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो वो कुछ पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए या हमेशा के लिए भी ब्लॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब इसके कारण क्या होते हैं मोस्टली, कि वो लोग एक तो लार्ज विड्रॉल करने का ऑप्शन भी देते हैं। इवन एसेट मैनेजमेंट में, मतलब जो उन्होंने एसेट्स खरीदे हैं उसको तुरंत बेच के वो लोग कैश को अरेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से भी होता है, कभी कभी फंड इश्यूज भी रहते हैं उनके पास, कि लोन दिए हैं लोगों को लेकिन लोगों ने टाइम पे चुकाए नहीं, ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर मार्केट का फ्लक्चुएशन है जिसके वजह से भी बैंक्स को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और इसकी वजह से उनका लॉस ज़्यादा दिखता है। अगर वो लॉस ज़्यादा दिखेगा तो फिर वो लोगों के जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो वापस उतने नहीं दे पाएंगे, और ये सारे प्रॉब्लम्स ये बैंक्स में आ सकते हैं। तो अभी सॉल्यूशन क्या है मैडम, आपने हमारे अच्छे फैक्ट्स भी बताए, फिर उनके कुछ डाउनफॉल भी बताए, मतलब डिसएडवांटेज भी बताए, तो अभी करना क्या चाहिए वो भी बताओ। ये हमारा सजेशन है, ये कोई भी लीगल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वो प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि वो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। तो हम इतना ही सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी एक बैंक में मत रखिएगा प्लीज़। आप 2-3 बैंक को यूज़ कीजिएगा, अलग अलग बैंक को, एक ही बैंक में 3 अकाउंट नहीं, अलग अलग बैंक को यूज़ कीजिए और आपकी सोसाइटी का फाइनेंस को मैनेज कीजिए। सेकेंड है कि सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड जो है वो आप कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट ना करें, वो आप नेशनलाइज बैंक में रखिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक है, जैसे मुंबई का रहेगा तो एमडीसीसी बैंक है, मुंबई बैंक है। अगर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हो तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, पूना डिस्ट्रिक्ट में हो तो पूना डिस्ट्रिक्ट बैंक है। तो वैसे वाले बैंक्स में आप इन्वेस्ट करके रखें, जो भी आपके सिंकिंग और ये जो रिपेयर फंड है उसको।
आपके रिजर्व फंड या आपके जो एडिशनल अगर आपके कुछ अमाउंट आता है, एक्सेस अमाउंट आता है सेविंग में और आपको जनरल फंड एज अ इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा कोऑपरेटिव में रख सकते हो, लेकिन वो भी आपको एक ही बैंक में डंप करके नहीं रखना है। अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट करके रखो, ताकि ऐसा कुछ भी इशू आएगा तो आप दूसरे बैंक से अपना अकाउंट इजीली ऑपरेट कर सकते हो, फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए आप कोऑपरेटिव बैंक्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसमें ना हो आपको, क्योंकि सोसाइटी का पैसा आपको सेफ रखना है, सारे लोगों का पैसा है। और अगर आपको कभी कुछ रिपेयर करना है या कभी और भी कुछ फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करना है और आपने फंड जमा किए हैं और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आई, तो आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हो और फिर उसकी वजह से ब्लेम गेम हो जाएगा और ये बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है मैनेजिंग कमेटी को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेव ऑप्शन को यूज़ कीजिए कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम इतना ही बता सकते हैं आप लोगों के लिए। हमें लगा बहुत दिल से कि ये टॉपिक सब तक पहुंचाना चाहिए और इसके वजह से ही हमने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, हम उसके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में यूज़फुल है तो आपके सारे दोस्तों तक उसको पहुँचाएं, ताकि अगर वो अवेयर नहीं है, उनको ये पता नहीं है, तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा और वो अपने सोसाइटीज़ के अकाउंट्स को, फंड्स को अच्छी तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे और अवेयर रह के कर पाएंगे, सेफ पोजीशन पे कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।